जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है JDR स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर को। क्योंकि आपकी परीक्षा सर पर आ गई है तो हमने सोचा क्यों ना आपका थोड़ा सा सहयोग किया जाए। आज के वीडियो में हम पहले चैप्टर को लगभग आधा कवर तो कर ही देंगे। क्योंकि आपके अगर ज़्यादा टॉपिक फंसेंगे तो आप कमेंट करिएगा, बाकी जो बचे हुए टॉपिक रहेंगे वो हम अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम पुष्प के भाग तथा निषेचन, दोहरा निषेचन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही पढ़ने वाले हैं। पूरा डीपली पढ़ने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो सारे वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का यह बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। बात करेंगे हम पुष्प के बारे में। दोस्तों, तो पुष्प के भाग, आपको पुष्प जानने से पहले, विस्तार से समझने से पहले पुष्प के भागों के बारे में जानना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से भी पता है, अगर जिन्हें नहीं पता है वो भी इस टॉपिक को समझ लें। बात करेंगे हम पुष्प के भाग के बारे में। तो दोस्तों, पुष्प होता क्या है पहले तो वो समझो। पुष्प क्या होता है, पुष्प के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। फ्लावर, है ना। पुष्प आवृतबीजी पादपों का एक प्रमुख लक्षण है, अर्थात वे पौधे जिनके बीज ढके हुए हैं उनमें पुष्प हर हाल में पाए जाएंगे। अर्थात पुष्प एक बहुत ही, कह लीजिए, प्रमुख भाग है आवृतबीजी पादपों का, क्योंकि यह एक रूपांतरित तना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूपांतरित तना। पूछेगा पुष्प क्या है, आप बताएंगे रूपांतरित तना। एक्चुअल में वो है क्या, एक तना ही है, वो क्या कर लिया है, रूप बदल लिया है। जैसे आपने पढ़ा होगा पत्ती के बारे में, प्रतान, वो भी क्या है, एक रूपांतरित पत्ती है। नागफनी, वो क्या है, एक रूपांतरित पत्ती है। ठीक उसी तरीके से फूल भी क्या है, एक रूपांतरित तना है। पुष्प पौधे का वह भाग है जो आगे चल के फल व बीज का निर्माण करेगा। कैसे करेगा वही समझना है इस वीडियो में। तो फटाफट चलते हैं, समझते हैं पुष्प के भाग के बारे में। पुष्प के भाग, तो चूंकि पुष्प दो प्रकार के होते हैं, चूंकि पुष्प जो कितने प्रकार के होते हैं, पुष्प होते हैं दो प्रकार के। पुष्प के प्रकार, तो दोस्तों पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है पुष्प आपका जिसको हम बोलते हैं एक लिंगी, और दूसरा पुष्प हमारा होता है द्विलिंगी। दूसरा पुष्प क्या कहलाता है, द्विलिंगी, है ना। तो जननांगों के आधार पे ये जो पुष्प अभी हमने डिवाइड किया, ये किसके आधार पे, ये जननांगों के आधार पे पुष्प कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला पुष्प कौन सा, एक लिंगी, अर्थात जिसमें नर व मादा में से कोई एक उपस्थित हो, कोई एक उपस्थित हो, अर्थात चाहे नर भाग हो उसमें, चाहे उसमें मादा भाग हो, दोनों में से कोई एक उपस्थित है तो वो क्या होगा, है ना, वो एक लिंगी होगा। जबकि द्विलिंगी में क्या होगा, नर व मादा दोनों उपस्थित हों, दोनों उपस्थित हों, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे द्विलिंगी पादप। अर्थात नर भाग भी हो मादा भाग भी हो, वो हमारा हो गया द्विलिंगी, है ना। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, पुष्प के भाग। तो चक्र, पुष्प को हम दो भागों में बांट सकते हैं ना, पुष्प को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा आवश्यक चक्र, पहला है आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र, और दूसरा हम कह सकते हैं सहायक चक्र। आवश्यक चक्र किसे कहते हैं भाई, जो हमें हर हाल में चाहिए, जो जरूरी है ना। तो आवश्यक चक्र में दो होते हैं, पहला हमारा क्या होता है, पुमंग, और दूसरा क्या है, जायंग। और सहायक में कौन आता है, सहायक में भी दो आते हैं, एक आता है बाह्य दल पुंज, और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है दल पुंज, है ना। ये सभी मिलके किसका निर्माण करते हैं, एक पुष्प का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो पुमंग होता है यह पुष्प का कौन सा भाग, नर, और जायंग जो होता है वो पुष्प का कौन सा भाग, मादा।
चाहे नर हो चाहे मादा, ये सहायक चक्र दोनों में उपस्थित होंगे, लेकिन आवश्यक चक्र इन दोनों में से कोई एक है ना, आवश्यक। अब अगर ये दोनों बाय द वे कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ पुष्पों में, जैसे गुड़हल हो गया आपका, गुलाब हो गया आपका, कुछ पुष्पों में ऐसा हो जाता है जहां पे पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं, तो उन पुष्पों को हम द्विलिंगी कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक लिंगी द्विलिंगी में समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है ना, एक और पूछ देता है, कभी कभी पूछता है, इन रेयर केसेस पूछता है, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, है ना। तो ध्यान से समझिए, जिन पुष्पों में ये चारों चक्र पाए जाए, ये चारों यानी कि पुमंग भी हो, जायांग भी हो, बाय दलपुंज हो, दलपुंज हो, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण। जिसमें चारों चक्र हों वो पूर्ण। और इन चक्रों में से अगर कोई अनुपस्थित हो जाए, कोई भी क्या हो जाए? अनुपस्थित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम क्या? उसे बोलेंगे अपूर्ण पुष्प। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि जिन पुष्पों में, है ना, जिन पुष्पों में आपका चारों चक्र उपस्थित है उसे बोलेंगे पूर्ण, और जिसमें इन चारों में से कोई एक भी अनुपस्थित हो गया वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण पुष्प कहलाता है। आगे बढ़े, समझते हैं। अब पुमंग क्या है, जायांग क्या है, ये जानने के लिए हमें फिगर बनाना है। तो फिगर बनाते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन करें फटाफट अंदाज में, जल्द से जल्द करें, आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं पुष्प के भाग के बारे में। फटाफट देखिए कैसे पुष्प बनता है, पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, कौन बाह्य दल है, कौन दल पुंज है, बाह्य दल पुंज की इकाई क्या है, ये बहुविकल्पी भी यहीं से तैयार आए होंगे आपके। समझते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा पुष्प का कौन सा भाग, ये नाम क्या है? एक गोल संरचना, इसका नाम होता है बेटा वर्तिकाग्र। ये हो गई हमारी एक पतली सी क्या? वर्तिका। ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गई पूरा यहाँ तक वर्तिका, और ये बन गया क्या? ये हो गया हमारा अंडाशय अर्थात ओवरी। तो याद रखिएगा, ये पुष्प का कौन सा भाग है? ये है पुष्प का मादा भाग। हम एक द्विलिंगी पुष्प बनाने जा रहे हैं। ये हो गया बेटा वर्तिकाग्र, यहाँ से यहाँ तक। कई लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं, सर वर्तिकाग्र तो ये हो गया, वर्तिका कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से अंडाशय की शुरुआत होती है वहाँ तक क्या होता है? वहाँ तक होता है बेटा क्या? वहाँ तक होता है वर्तिका। ये हो गया हमारा बाह्य दल। इसके जस्ट नीचे ये वाला भाग क्या होता है? पुष्पासन। और पुष्पासन के नीचे का जो भाग है वे वृंत। और ये हो गया हमारा एक द्विपालित परागकोश। ये हो गया द्विपालित परागकोश ना, ये हो गया द्विपालित परागकोश। और ये हो गई हमारी पंखुड़ी, जिसको हम दलपुंज कहते हैं। अब एक एक पार्ट का नामांकरण करते हैं, एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा पार्ट कौन है। तो मैंने आपको बताया ना, इसका नाम क्या? इसका नाम बेटा वर्तिकाग्र। थोड़ा थोड़ा मैं आपको लाइटली समझाते चल रहा हूँ। वर्तिकाग्र क्या है? यह पुष्प का वह भाग है जब परागण के बाद परागकण कहाँ आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। इसकी एक बहुत जबरदस्त स्पेशलिटी बताता हूँ, इसकी एक विशेषता कि ये अपनी ही जाति के परागकण को ही अंकुरित करेगा। अर्थात अगर किसी दूसरी जाति का परागकण आ गया तो वो उसकी वृद्धि को क्या कर देगा? रोक देगा। अर्थात यूँ कहें, ये अपने और पराये में क्या कर पाता है? अंतर कौन करता है? तो यही करता है। कौन करता है? वर्तिकाग्र करता है। आप इसको कह सकते हैं परागकण का अवतरण मंच। अर्थात परागकण जब कभी भी अवतरित होगा वो कहाँ होगा? वो होगा वर्तिकाग्र पर। आगे बढ़े, इसके बाद है ये वाला भाग, यहां से लेके यहां तक का ये भाग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा हमारा वर्तिका। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। जब परागकण यहाँ आने के बाद जब अंकुरित होता है उस समय ये क्या काम करता है? तो ये पराग नली के निर्माण में सहायता, पराग नली के निर्माण में क्या करता है? निर्माण में सहायता। अर्थात निर्माण का मतलब जब पराग नली जब कभी भी, सॉरी, पराग नली के निर्माण में नहीं, जब पराग नली क्या होगी? पराग नली के बीजांड में प्रवेश में सहायता करती है। मतलब जब परागनली, आगे आप देखेंगे, जब परागनली बीजांड में प्रवेश करेगी तो उसकी मदद कौन करता है? यानी कि वो जब होके गुजरेगी परागनली, तो वो किससे होके गुजरेगी? वो सदैव वर्तिका से होकर ही गुजरेगी। इसका एक यही स्पेशल काम है।
आगे ये वाला भाग रहा, इस भाग को क्या बोलते बेटा, ये गोल सा जो भाग है इसका नाम क्या है, अंडाशय। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंडाशय। बाकी जो बचा ध्यान से समझिए। अब इसके बाद ये वाला भाग, ये वाला भाग इसको बोलते बेटा बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज ना, ये क्या काम करता है, ये कली अवस्था में फूल की मदद करता है। कैसे करेगा, अभी डेफिनेटली एकदम आराम से रिलैक्स होकर सबको पढ़ेंगे। ये भाग क्या है, इस भाग को बोलते हैं पुष्पासन, और ये रहा हमारा वृंत, है ना। यहां तक दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक ना। अब समझते हैं, ये रहा हमारा वृंत। अब ये इसके बाद क्या बचा, तो बेटा ये वाली संरचना जो है ये क्या, इसका नाम क्या, इसका नाम है परागकोश। इसका नाम क्या है, परागकोश। और जिसके ऊपर परागकोश लगा होता है इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं पूतंतु। और ये पंखुड़ी, जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, वो होती है दल पुंज। तो ये रहे आपके एक पुष्प के भाग। कार्य समझे, फटाफट समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि जो सहायक चक्र में आते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमने पुष्प को 2 चक्रों में बांटा है। पहला कौन सा, पहला है सहायक। तो सहायक में हमारा कौन आता था, 2 आते थे। कौन कौन आता था, तो सहायक में आता था बाह्य दल पुंज, दूसरा कौन आता था, दल पुंज। यानी कि 2 चक्र आते थे, है ना। 2 चक्र आते थे, पहले का नाम बाह्य दल पुंज और दूसरे का नाम दल पुंज। ये वाले भाग देखिए, ये बाह्य दल पुंज और कौन, ये दल पुंज, ये दोनों सहायक हैं। क्यों सहायक हैं, चाहे फूल नर हो चाहे मादा हो, ये दोनों सब में पाए जाएंगे। नर में भी ये उपस्थित होंगे, मादा में भी उपस्थित होंगे, और द्विलिंगी में, अर्थात जब जो फूल है जिसमें जायांग पुमंग दोनों पाए जाएंगे, ये उनमें भी उपस्थित होंगे। क्या काम करेंगे देखिए, तो पहले हम इनको समझेंगे। बाह्य दल पुंज को समझने से पहले ना नीचे से समझिए वृंत। ये भी पुष्प में पाया जाएगा, हालांकि इन्हें रखा नहीं जाता है ना। वृंत पुष्पासन को हम सहायक चक्र में नहीं रखते, क्योंकि ये तो सब में, हर फूल में पाए जाते हैं, है ना। हालांकि पाए तो बाह्य दल और दल पुंज भी जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य भाग है उन्हीं को ही रखा जाता है। वरना आप चाहो तो पुष्पासन को, वृंत को भी सहायक चक्र की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ऐसा है। लेकिन हम मुख्य रूप से बाह्य दल पुंज और दल पुंज को ही रखते हैं। अब समझते हैं बेटा वृंत। आपने कभी देखा होगा, जब कभी आप किसी को फूल वगैरह देते हो, जैसे मान लो किसी का बर्थडे है तो आप फूल देते हो, जिस भाग को आप पकड़ते हो, नीचे का जो डंठल हम जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, उसका नाम होता है वृंत। उसी का नाम है वृंत। हम जानते हैं, हमने देखा है, उसको क्या बोलते हैं, वृंत बोलते। कार्य क्या है उस वृंत का, है ना, वो क्या कार्य करता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है कि वो पुष्प को तने से जोड़े रखने का काम करता है। अगर ये फूल है, ये मान लीजिए वृंत है, देखो ध्यान से देखो, अगर ये मान लो फूल है, ये वृंत है, तो जहां से हमने पकड़ा ना, ये है ना, ये वृंत है, ये वाला पार्ट वृंत है, और ये मेरे हाथ को आप पादप मानो, तो इसे यहाँ से अगर आप फूल तोड़ोगे तो आपने कहाँ से तोड़ा, वृंत से तोड़ा। अर्थात ये क्या काम करता है, ये पादप को पादप से पुष्प को क्या करता है, जोड़ता है, ताकि वो उससे पोषण लेता रहे, है ना। और साथ ही साथ क्या करता है, अगर ये पत्ती में होता है, यही वृंत पत्ती में जब हो जाता है, जिसको हम पर्णवृंत के नाम से जानते हैं, वो पत्ती को दूर रखने का काम करता है तने से, ताकि उसकी बैलेंसिंग बनी रहे। और दूसरी चीज है ना, वृंत जो होता है वो सदैव लचीला होता है। लचीला होने के पीछे भी कारण है ना। क्या कारण है उसका, अगर मान लो जैसे हवा चल रही है, अब हवा चल रही है तो फूल हिलेगा, अब फूल हिलेगा तो अगर ये सख्त रहेगा, कठोर रहेगा, तो फूल टूट के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये लचीला होता है, पहला टॉपिक वृंत। और ये पौधे को, है ना, या पुष्प को पौधे से जोड़ने का काम करता है ना, ताकि पौधा जो पुष्प है वो पौधे से क्या कर सके, पोषण ले सके। तो ये रहा हमारा वृंत। अब ये क्या है, ये है बेटा पुष्पासन। वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्पासन क्या होता है, संधि विच्छेद करने की कोशिश करो थोड़ा सा। पुष्प धन आसन, अर्थात पुष्प के बैठने की जगह क्या कहलाती है, पुष्पासन। हम यूं कहें कि पुष्प के अधिकांश भाग कहाँ लगे होते हैं, तो वो पुष्पासन पे लगे होते हैं। आप देखने की कोशिश करो, देखो, अब देखो ये रहा हमारा पुष्पासन बेटा। तो ये वृंत कहाँ लगा, ये वृंत जाके कहाँ लगा, पुष्पासन। ध्यान से देखो, बाह्य दल पुंज कहाँ लगा के, तो देखो ये पुष्पासन। ये आप जो संरचना देख रहे हो, ये जो पुतंतु है ना, ये एक्चुअल में जाके ये जुड़ा यही है,
ये एक्चुअल में यही जुड़ा है। आपका ओवरी देखो अंडाशय आके कहाँ जुड़ा, देखो पुष्पासन से जुड़ा। ये पंखुड़ी देखो, ये भी एक्चुअल में कहाँ जुड़ी है, ये आके कहाँ जुड़ी बेटा, पुष्पासन से जुड़ी है। अर्थात पुष्पासन पादप पुष्प का वह भाग है जहाँ पर पुष्प के अधिकांश भाग लगे होते हैं, दैट्स व्हाई इसे हम पुष्पासन कहते हैं। बातें समझ आई? आगे बढ़े। अब बेटा आते हैं बाह्य दल पुंज की तरफ। इसकी एक बहुत जबरदस्त पहचान बताता हूं, दिमाग में सदैव रखना। क्या रखना? दिमाग में सदैव रखना। बाह्य दल पुंज क्या होता है, तो मैं लेके चलता हूं थोड़ा सा आपको बचपन में। आपके बचपन का एक फूल बनता था जो कुछ यूं होता था, कली अवस्था वाला, है ना? ऐसा कुछ आप बनाते थे, याद आया? इस वाले पोर्शन को आप कैसा कलर करते थे? इस वाले पोर्शन को बेटा हम हरा कलर करते थे, और इसको लाल वगैरह जिस अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कोई पिंक कर देता था। हालांकि बचपन में कलाकारी तो जानते ही माशाल्लाह रहती थी, है ना? ये तो ये वाला जो भाग है बेटा, यही तो हमारा क्या था, यही है हमारा बाह्य दल, यही हमारा बाह्य दल है। हालांकि बाह्य दल पुंज इसे बोलते हैं, इसकी इकाई को हम यूनिट को क्या, इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाह्य दल। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो ये क्या है, बाह्य दल पुंज है। काम क्या है, काम क्या करता है बाह्य दल पुंज की? सबसे जबरदस्त पहचान, फूल किसी रंग का हो, ये सदैव किस रंग का होगा, ये सदैव हरा होगा। फूल किसी भी रंग का, बाह्य दल सदैव किस रंग का, हरे रंग का ही होगा। काम क्या करता है, काम है इसका क्या, कि जब पौधा कली अवस्था में हो, कली अवस्था में हो, तो उसकी क्या करता है, ये सुरक्षा भी करता है, साथ ही साथ चूंकि ये हरा होता है तो ये क्या कर सकता है, ये पोषण भी प्रदान कर सकता है। कैसे कर सकता है? फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये क्या कर सकता है, पोषण भी दे सकता है। आगे बढ़े इसके बारे में। बाह्य दल पुंज की इकाई को क्या बोलते, ये एक नंबर का सवाल। इसकी इकाई क्या कहलाती है, तो बाह्य दल पुंज की इकाई को क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे पुंज माने क्या होता है, पुंज माने क्या होता है, तो पुंज माने होता है समूह। तो एक को क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे ना भाई। तो बाह्य दल पुंज की इकाई क्या कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है। पॉइंट टू बी नोटेड। बाह्य दल पुंज की इकाई क्या कहते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बाह्य दल। यहां तक आ गया। काम क्या है, कली अवस्था में सुरक्षा करना, और सबसे जबरदस्त पहचान, ये सदैव हरा होगा। फूल किसी भी रंग का, लाल नीला पीला काला जो भी है, ये सदैव हरा होगा। ठीक ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा दल पुंज के बारे में। सेम प्रोसीजर है। दल पुंज अर्थात जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम इसे पंखुड़ी कहते हैं। काम क्या करता है, आपने देखा होगा, जो पंखुड़ी जिसको आप सूंघते हैं, है ना, या फिर जो रंगीन आकर्षण जिसको आप देख के भाग के जाते हो, वो क्या है, पंखुड़ी ही देख के भाग के जाते हो भाई। बजरक फूल के पीछे दौड़ी हो, नहीं दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है बेचारे में, ना आकर्षण है ना, ना वो चटकीला है, ना उसके पास सुगंध है। हाँ, फायदा देता है वो, है ना, तो समझते हैं। हालांकि ये भी फायदा है भाई, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, विशेषता है। दलपुंज, दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं, पहले समझो। इसकी इकाई को क्या बोलते, इसकी इकाई को, जहां बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल बोलते थे, दलपुंज की इकाई को क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है, दल कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, है ना। दलपुंज की इकाई, है ना, बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में फिर, है ना। हालांकि ज्यादा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट कर डालो, है ना, क्योंकि अभी बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं ना, मैं अगर ना दे दूं तो आप कहना, नोट कर लो इस पॉइंट को, स्क्रीनशॉट करके रखो, है ना, यहाँ पे रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखो कि मैंने जो कहा है वो आएगा परीक्षा में। नहीं आया तो बताना फिर, है ना, कि सर आप झूठ भी बोलते हैं क्या। तो चलते हैं दलपुंज की तरफ। दलपुंज क्या है ना, दलपुंज सदैव, है ना, देखो चूंकि क्या होता है ना, ये दो तरीके का होता है। पहली सिचुएशन क्या है, अगर ये लाल पीला हरा है, यानी कि कलर से अट्रैक्ट कर पा रहा है, तब ये ज्यादा सुगंधित नहीं होगा, है ना। सफेद फूल ज्यादा महकते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि वो कीटों को उन्हें क्या करना है, हर हाल में आकर्षित करना है। क्यों आकर्षित करना है, ताकि वो परागण करा सके, उसके पीछे भी उनका स्वार्थ छिपा हुआ है।
कैसे परागण करवाएंगे देखेंगे। परागण क्या होता है, पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। तो वो क्यों जाएंगे हम फूल की तरफ, या कोई जीव किसी फूल की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा, आकर्षित क्यों होगा, उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो या तो वो महकेगा, या तो उसके पास कोई सुगंध होगी, कुछ खाने का होगा, तभी पहुंचेंगे। तो फिलहाल दलपुंज की इकाई को बोलते हैं दल। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है आकर्षण। किसका आकर्षण, कीटों कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कीटों को कह सकते हैं, या फिर आप साफ साफ अक्षर में जीवों, अर्थात जीवों को आकर्षित करने का काम कौन करता है, वो कौन करता है बेटा, दलपुंज करता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलें आगे आगे बढ़ें। देखिए हमने क्या समझा, हमने वृंत समझा, हमने पुष्पासन समझा, बाह्य दलपुंज समझा और दलपुंज समझ लिया। अभी क्या क्या बचा, अभी देखो बचा अंडाशय। अभी क्या बचा, अंडाशय। तो अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हमने सहायक चक्र पढ़ा, अभी हमें क्या पढ़ना है, तो अभी हमें पढ़ना है आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र। तो आवश्यक चक्र में बेटा किसको किसको जानते हैं हम, आवश्यक चक्र में हम यहां लिख देते हैं। आवश्यक चक्र को हमने दो कैटेगरी में बांटा था। पहला हमने कहा था क्या, जायांग। पहला हमारा जायांग था, दूसरा हमारा पुमंग था, है ना। हमारा एक जायांग है, हमारा एक क्या है, पुमंग है। अब जायांग पुमंग का, अब आप कहोगे सर इसमें तो कहीं जायांग पुमंग दिख ही नहीं रहा है, नहीं बनेगा, है नहीं लेकिन बनेगा। कैसे बनेगा देखो। तो पुष्प का, अभी पहले जायांग समझो, जायांग है कहाँ, तो आप फटाफट बताओ। मैंने आपको बताया बाह्य दल, दल पुंज, पुष्पासन, वृंत की तो कॉमन है, ये सभी में नर मादा दोनों में पाए जाएंगे। तो जायांग कब बनेगा, पुमंग कब बनेगा, स्त्रीकेसर कब बनेगा, पुंकेसर कब बनेगा, ध्यान से देखो। तो आपने ये देखा वर्तिका, ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका, और ये क्या हो गया, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय संयुक्त रूप से क्या कहलाते, स्त्रीकेसर। संयुक्त रूप से क्या कहलाते, स्त्रीकेसर। पॉइंट टू बी नोटेड। ध्यान से देखना, आप जानते हो कि पुष्प का यह मादा भाग है, लेकिन बनता कैसे है। तो क्या वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलके क्या बनाते, स्त्रीकेसर। आप साफ साफ लहजे में कह सकते हो, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिलके क्या बनाते, स्त्रीकेसर बनाते हैं। लेकिन मामला क्या है, आप एक एक नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन समझने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई देखो, अगर एक अंडाशय है तो वर्तिका भी कितना होगा, एक, और वर्तिकाग्र भी कितना होगा, एक। मामला समझ में आ गया। चलो समझते हैं आगे थोड़ा सा। सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलके क्या बनाएंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलके बनाएंगे स्त्रीकेसर। या फिर हम कह सकते हैं कि एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिलके क्या बनाएंगी, मिलके बनाएंगे बेटा क्या, स्त्रीकेसर। समझ में आया स्त्रीकेसर कहाँ से है, यानी कि इन्हें हम संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, इन्हें हम संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, इन्हें हम संयुक्त रूप से बोलेंगे स्त्रीकेसर। अर्थात जब किसी पुष्प में एक वर्तिकाग्र, हालांकि देखो जब एक अंडाशय होगा ना तो वर्तिका भी एक ही होगी और वर्तिकाग्र भी एक ही होगा, ये दिमाग में रखना है ना। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलके बनाते स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर का गुच्छा, स्त्रीकेसर का गुच्छा क्या कहलाता, तो स्त्रीकेसर का गुच्छा ही तो कहलाता है जायांग। बात समझ आ गई। अर्थात आपने कुछ पुष्प ऐसे, यानी कि कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जिनमें बहुत सारे वर्तिकाग्र, बहुत सारे वर्तिका और बहुत सारे अंडाशय पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन पुष्पों को या उस भाग को फिर हम क्या बोलेंगे, जायांग बोलेंगे। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं, किसी वर्तिकाग्र को देख के आप डायरेक्ट नहीं कह सकते ये जायांग है, वर्तिका को देख के नहीं बोल सकते ये जायांग, बिल्कुल नहीं, इट्स रॉन्ग, है ना। राइट क्या है फिर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय संयुक्त रूप से स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर का गुच्छा, स्त्रीकेसर बना किससे, तो स्त्रीकेसर बना वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से। तो स्त्रीकेसर का गुच्छा अर्थात वर्तिकाग्र का गुच्छा, वर्तिका का गुच्छा, अंडाशय का गुच्छा, इट्स कॉल्ड क्या, जायांग अर्थात गाइनोशियम। समझ आया कब बना, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आई थिंक आ रहा है आपको, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको समझ आया कहाँ, है ना।
या नहीं समझ में जहाँ आया वहाँ भी कमेंट करिए कि कहाँ समझ में नहीं आया। जो नहीं आया कमेंट करें, हम उसे असुविधा के लिए खेद है। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट, है ना। तो कहाँ पूछे हम, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडा से मिलकर क्या बनाएंगे, स्त्री केसर। स्त्री केसर का गुच्छा क्या कहलाएगा, जायांग कहलाएगा। ये हो गया हमारा पुष्प का मादा भाग, है ना। ध्यान से देखो, ये पुष्प का मादा भाग है। अभी बचा नर भाग, अर्थात पुमंग कहाँ है। तो अगर आपने स्त्री केसर को ध्यान से समझा तो आप इसको बहुत ही आराम से समझोगे, है ना। थोड़ा सा जगह कम पड़े जा रही है ना, तो जब पढ़ेंगे ना तो मजा ऐसे ही आता है। जब सीखोगे तो ब्लैक बोर्ड क्या, दुनिया कम पड़ जाएगी बेटा। नॉलेज लेते जाओ, कितना लोगे देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे क्या, अब समझेंगे पुमंग। हमने समझा जायांग, अब समझेंगे पुमंग। जैसे बेटा वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय मिलके क्या बनाते हैं, स्त्री केसर बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ बना दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा परागकोश, ये हो गया हमारा क्या, पुतंतु। परागकोश पुतंतु मिलके क्या बनाते, पुंकेसर। आपने ये पढ़ा ही होगा कि पुंकेसर पुष्प का नर भाग है, लेकिन कहाँ है पुंकेसर। कभी किसी फिगर वगैरह में देखा पुंकेसर लिखा, नहीं। उसको संयुक्त रूप से बोलते हैं। किस रूप से, संयुक्त, यानी कि परागकोश पुतंतु मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। और ठीक स्त्री केसर के जैसा पुंकेसर का गुच्छा भी, गुच्छा ही लिख देता हूं क्या, है ना। गुच्छा क्या कहलाता बेटा, इसका गुच्छा क्या कहलाता है, इसका गुच्छा कहलाता है पुमंग। समझ में आया। यानी कि पुष्प का यह कौन सा भाग हो गया, नर भाग हो गया। समझे। पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दलपुंज क्या है, ये सदैव हरा होता है। बाह्य दलपुंज सदैव हरा होता है, पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करता है तथा उसे पोषण देता है। चूंकि ये हरा होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, भोजन बनाता है। और उसे कली अवस्था में, कली से फूल बनने में क्या करता है, सहायता करता है। दलपुंज की बात करें, बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं, उसकी इकाई को हम बोलते हैं क्या, बाह्य दल बोलते हैं, है ना। ये सदैव हरा होता है, हमने जान लिया। दलपुंज की बात करें तो दलपुंज पंखुड़ी को बोला जाता है, या रंगीन होती है या फिर सफेद हो सकती है ना। इसकी इकाई क्या कहलाती है, इसकी इकाई को दल बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, जीवों व कीटों को अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित करना, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो परागण में मदद कर सके। आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा मादा भाग, यानी कि हमने पढ़ा जायांग के बारे में। वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय मिलके क्या बनाते, वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय मिलके बनाते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर का गुच्छा क्या कहलाता, स्त्री केसर का गुच्छा हमारा कहलाता है जायांग। ठीक। आगे पढ़ा हमने क्या, हमने पढ़ा नर भाग। परागकोश पुतंतु मिलके क्या बनाएंगे, पुंकेसर। पुंकेसर का गुच्छा पुमंग। आया ना, बिल्कुल आएगा। नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पढ़ेंगे हम पुष्प के नर भाग के बारे में विस्तार से। फटाफट नोट डाउन करें। समझते हैं पुष्प के नर भाग के बारे में। चूंकि हमने जान गए, हमने पढ़ा अभी कि पुष्प का नर भाग कौन है, पुंकेसर। पुंकेसर का निर्माण किससे होता है, तो पुंकेसर का निर्माण होता है परागकोश से। परागकोश और ये रहा हमारा पुतंतु। परागकोश और पुतंतु। परागकोश पुतंतु मिलके किसका निर्माण करते हैं, परागकोश पुतंतु मिलके निर्माण करते हैं किसका भाई, पुंकेसर का करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब शुरुआत होती है जबरदस्त। चूंकि जो अभी सब बताया ना, ये आपको जानना था केवल। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से सवाल आएगा, बार बार ये पूछा जाता है परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। परागकोश क्या है, तो पहले तो आपको जानना होगा कि परागकोश पुष्प का भाग कौन सा, नर भाग है। काम क्या करता, ये काम करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। कैसे करता है, कौन सी कोशिका करती है, कैसे होता है, वो सब जानेंगे हम। फटाफट देखते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हमें ऊर्जा मिलती है और वीडियो हम और जुनून से लाते हैं, ठीक ना। और अपने इष्ट मित्रों, सखा संबंधियों को शेयर करो कि देखो वीडियो मजेदार है, समझ में आने वाली है। तो बेटा देखो, अब हमें क्या करना है ना, इस परागकोश को यहाँ से कट करना है। जब परागकोश को, हम इस परागकोश को यहाँ से कट करेंगे तो यही संरचना हमें कुछ यूं दिखने वाली है। यही संरचना हमें कुछ यूं दिखने वाली है, यूं, ऐसा।
ये हो गया हमारा संयोजी। ऐसा यहाँ बीच में हमारा क्या पाया जाएगा, ये हो गई हमारी लघु विजाणु धानी। ये रहा हमारा नीचे पूतंतु। जब हम परागकोश को अनुप्रस्थ काटेंगे, हमने पाया कि परागकोश, यहाँ से सवाल क्या है, देखो अब जो जो बोलूँगा बी केयरफुली, ध्यान से सुनना, एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनना, और रफ और पेन लेके बैठे हो ना, लिखते भी रहना, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। देखो इस वाले भाग को, इस भाग को क्या बोलते हैं, इसी भाग को बोलते हैं लघु विजाणु धानी। लघु विजाणु धानी मतलब थैली होता है। धानी में क्या होता है, लघु विजाणु धानी। धानी मतलब थैली, अर्थात लघु विजाणु के रहने की जगह जो है, जहाँ पे लघु विजाणु बनता है वो क्या है, लघु विजाणु धानी। अब देखो सवाल कहाँ बनेगा, कहोगे सर सवाल कहाँ बना। सवाल देखो पूछेगा कि परागकोश में पहली चीज, 1 नंबर का सवाल यहाँ लिखता हूं, है ना। सवाल नंबर 1, परागकोश में, है ना, परागकोश में कितनी लघु विजाणु धानी है, लघु विजाणु धानी है या होती है, जो भी है। तो देखो कह रहा है कि परागकोश में कितनी लघु विजाणु धानियां हैं, तो आप तो फटाफट बता दोगे यार। देखो 1 2 3 4, ये तो बता ही दोगे। लेकिन मामला क्या है, अब इसको करेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट। अब देखो परागकोश में पालियां कितनी होती हैं, तो 2। ये देख रहे हो संयोजी, एक पाली बेटा, एक इधर हो जाती, एक इधर। इसी सवाल को दिया कंफ्यूजन, है ना, कि परागकोश में कितनी पालियां, तो पाली कितनी हो जाएंगी। परागकोश में लघु विजाणु धानियां तो कह दिया 4, है ना। अब पूछेगा पाली कितनी, तो पाली कितनी, पाली हो जाएगी 2। अब पाली में लघु विजाणु धानी, लघु विजाणु धानी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। लघु विजाणु धानी कितनी, तो देखो परागकोश में 4 लघु विजाणु धानियां, है ना, परागकोश में 4 लघु विजाणु धानियां, और पाली कितनी, 2। तो एक पाली में कितनी लघु विजाणु धानियां, 2, और दूसरी पाली में कितनी, 2, यानी कि प्रत्येक पाली में कितनी कितनी लघु विजाणु धानियां, तो प्रत्येक पाली में 2 लघु विजाणु धानियां। अब लड़के पढ़ के गए, रट्टा मार के गए हैं, 4 मार के चले आए, पता चला वो पाली का पूछा था, आपने मार के चला आया परागकोश का। ये 1 नंबर का बहुविकल्पी सवाल है, टफेस्ट नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा। पालियां परागकोश में कितनी होती हैं, है ना, 2 पालियां, तो प्रत्येक पाली में 2 2 लघु विजाणु धानियां। टोटल परागकोश में कितनी लघु विजाणु धानियां पूछ देगा, तो टोटल परागकोश में कितनी लघु विजाणु धानियां, 4। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा जूम करो, और इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो आप क्या पाओगे कि पूछेगा परागकोश में कितनी परतें पाई जाती, ये वाली संरचना, ये कितनी। तो इसी संरचना को बेटा थोड़ा सा बाहर करते हैं, यानी कि थोड़ा सा जूम करते हैं। चूंकि परतें काफी ज्यादा हैं, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाने की कोशिश। ये रही यहां, एक बाहर बना देता हूं, एक और। क्या बना रहा हूं ना, कुछ भी नहीं, रिलैक्स, ठीक ना। अब यहां हम अंदर क्या बना दें, चलो हम अंदर बना दें लघु विजाणु धानी। क्या बना दें, लघु विजाणु धानी। ये हो गया हमारा संयोजी। इस वाले भाग को बेटा याद रखिएगा, संयोजी। अब कहोगे सर संयोजी क्या है ना, तो बेटा वो डंठल फूल, अगर ये फूल लगा हुआ है तो यहाँ पे डंठल दिखेगा ना, इस वाले भाग को हम संयोजी बोलते हैं, जो जोड़ने का काम करता है फूल को वृंत से, ठीक ना। अब देखो, अब यहाँ से सवाल क्रिटिकल बना। परागकोश में पालियां पढ़ लिया, परागकोश में लघु विजाणु धानी पढ़ लिया, परागकोश की परत बताओ कितनी परत है परागकोश में। तो ध्यान से देखो, परागकोश के सबसे बाहर की परत का नाम क्या, तो इसका नाम होता है बेटा बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, कार्य सुरक्षा, है ना, कार्य सुरक्षा। सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या है, बाह्य परत, यानी इसको आप कह सकते हैं बाह्य त्वचा। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है बेटा, है ना, तो इसका कार्य है भाई मेरे
सुरक्षा करना। इसके जस्ट बाद की जो लेयर है इसका नाम क्या है? अंतःत्वचा। इसका नाम क्या है? अंतःत्वचा। अब कहोगे सर मैं कार्य इसलिए बता रहा हूँ जानते चलो, हालांकि ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा परागकोश का सचित्र वर्णन करो, तो आप लिखोगे तो लगेगा ना पढ़ के आए हो, है ना, लगेगा ना रविंद्र सर के स्टूडेंट, भाई लगना भी चाहिए, लक्षण दिखने चाहिए लाल। अब समझो अंतःत्वचा, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है बेटा? परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। स्फुटन में सहायता, अर्थात जब परागकोश को फटना होगा, परागकण को रिलीज करना होगा, उसमें कौन मदद करता है? उसमें कौन सी लेयर मदद करती है? वो अंतःत्वचा है। अब देखो, अब कहोगे सर आप पहले जान जाओ बेटा कि परागकोश में परतें कितनी हैं? तो उसमें परतें होती हैं कितनी? 4। और मैंने कितनी बना दी? देखो 1 2 3 4 और कितनी बना दी? 5। कहोगे सर लिखा 4 बनाया 5, क्या बात है? ये बात देखो भाई। तो अब ये जो इसके बाद की अंतःत्वचा के बाद की जो लेयर है ना बेटा, इस लेयर का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मध्य अस्तर। इसका नाम क्या होता है? मध्य अस्तर। ये बहुत जबरदस्त लेयर है, ये बहुत जबरदस्त लेयर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है बेटा, है ना? तो पहले इसके बारे में जान जाओ। ये लेयर 1 से 2 यानी या 3 भी हो सकती है। कभी कभी ये जो टेपिटम मध्य स्तर होती है ये कितनी हो जाती है? 1 से 3, इसीलिए मैंने 2 ही बनाया है। अब देखो मैंने 2 बनाया है इसीलिए वो 5 हो रही है, वो 6 भी हो सकती है, लेकिन परतें कितनी है? 4। लेकिन उसके स्तर बढ़ सकते हैं, मतलब जो आपकी मध्य स्तर है वो बढ़ सकती है, वो 2 हो सकती है संख्या में, 3 भी हो सकती है। तो जब 3 हो जाएगी तो 3 तो पहले से थी तो 6 हो जाएंगी, अगर 2 है तो आपकी 5 हो जाएंगे, 1 है तो आपकी 4 तो है ही, है ना? बात समझे? अब इसके बाद इसका कार्य क्या है बेटा कि जब लघु विजाणु जो होता है ना उसे पोषण देता है। किसको पोषण देगा? ये देगा लघु विजाणु को। ये लघु विजाणु को क्या करेगा? पोषण देने का काम करता है। अब आते हैं सबसे अंदर की परत, है ना? सबसे अंदर की परत, तो सबसे अंदर की परत का नाम होता है टेपिटम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेपिटम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा टेपिटम कहाँ पाई जाती है? तो परागकोश की सबसे आंतरिक परत का नाम क्या? तो परागकोश के सबसे आंतरिक परत का नाम क्या होता है? टेपिटम होता है। ये अपरिपक्व पराग कण को पोषण देने का काम करती है। बाद में पूछ देगा ये कि कौन सी लेयर स्फुटन के बाद या स्फुटन से पहले समाप्त हो जाती है। जब स्फुटन होने वाला होता है तो यही टेपिटम खत्म हो जाती है, बचती है बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा और मध्य त्वचा यानी कि मध्य स्तर। टेपिटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी है और आप दिमाग में रखिए कभी। बातें समझ आ गई, है ना, कि कौन कौन सी लेयर कौन कौन सा कार्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ये क्या काम करती है बेटा? तो ये पोषण देने का काम करती है। साथ ही साथ एक पदार्थ, है ना, एक पदार्थ टेपिटम और क्या काम करती है? तो ये IAA का क्या करती? IAA का क्या करती है? IAA का बेटा निर्माण करती है ना? IAA का क्या करती है? निर्माण करती है, प्राकृतिक IAA। अब कहोगे सर IAA क्या है? इसका सीधा सा नाम है, इसका नाम बेटा है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा मैंने टेपिटम के बारे में विस्तार से समझना? क्योंकि टेपिटम एक ऐसी लेयर है जो अपरिपक्व परागकण को पोषण देने का काम करती है, साथ ही साथ प्राकृतिक IAA अर्थात इंडोल एसिटिक एसिड का क्या करती है? स्राव करती है। यहां तक बातें समझ में आ गई? अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक कोशिका होती है, जिस कोशिका का नाम क्या होता है? जिस कोशिका का नाम होता है लघु बीजाणु मातृकोशिका। नाम से समझ में आ रहा हो गया, यानी कि लघु बीजाणु को जन्म देने वाली कोशिका। जो
अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ये वीडियो पहले ही बन चुका है तो ज़्यादा डीपली, क्योंकि लघु बीजाणु जनन बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे, हम आपको क्या कर रहे हैं, रिवाइजन दे रहे हैं, है ना। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बार बार अर्धसूत्री विभाजन कर करके किसका निर्माण करेगी, चतुष्क का। चतुष्क क्या होता है, जब वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब कोशिकाएं चार चार के ग्रुप में अर्थात 4 कोशिकाएं होती हैं, 7 होती हैं, तो वो चतुष्क या चतुष्टय कहलाता है। उसमें से वही कोशिकाएं अलग होकर किसका निर्माण करती है बेटा, वही कोशिकाएं अलग होकर किसका निर्माण करती हैं, एक एक परागकण का निर्माण करती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको परागकोश पूरा विस्तार से समझ में आ गया। अगर आ गया तो फटाफट लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी के अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट बेटा सब्सक्राइब भी कर डालो। समझ में आ गई बातें यहाँ तक, है ना। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोरिंग महसूस करेंगे, इसीलिए कल मैं आपको बताऊंगा परागकण के बारे में, मादा भाग बीजांड पढ़ेंगे, है ना, बीजांड में कैसे प्रवेश करता है फल, और दोहरा निषेचन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, और अगर जो टॉपिक ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।